दोस्तों, किसी भी देश के व्यापार और ट्रेड की नजर से अगर देखा जाए तो उसके बंदरगाह उसकी बैकबोन होते हैं, यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। और ऐसे में कोई देश कितना आयात या निर्यात करेगा, ये इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि उसके देश के अंदर बंदरगाह कितने एफिशिएंट हैं, कितने बड़े बंदरगाह हैं, क्या उस पर बड़े जहाज दुनिया के आ सकते हैं या नहीं आ सकते। और उसी हिसाब से ये डिसाइड होगा कि उस देश के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना ज्यादा होगा, यानी कि व्यापारिक गतिविधि कितनी ज्यादा होगी। और ऐसे में दोस्तों, इससे जुड़ी हुई यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक न्यूज है जो कि भारत की पोर्ट इंडस्ट्री के लिए, इसके अलावा भारत के जितने बंदरगाह हैं उनकी कैपेसिटी को यहां पर डबल करने वाला है। और ऐसे में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का नाम है वदावन प्रोजेक्ट। और ये एक बंदरगाह बनेगा यहां पर भारत के अंदर, जिसके लिए जो कैबिनेट है उसने 76,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट जो है इसको फाइनली यहां पर पास कर दिया गया है। और ऐसे में इसको कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अकेडमी में। देखते हैं इस पूरे मामले को और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें यहां पर जानेंगे भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई। अगर बात करें यहां पर तो कहता है कि कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है फाइनली यहां पर 76,220 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है वधावन प्रोजेक्ट। और ये दरअसल महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, मुंबई से लगभग आपको 150 किलोमीटर की दूरी पर ये पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो मुंबई पोर्ट है उससे लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर आपको वधावन पोर्ट यहां पर देखने को मिल जाता है। और ये एक ऑल वेदर डीप वाटर पोर्ट होगा। दोस्तों, डीप वाटर पोर्ट कौन से होते हैं? डीप वाटर पोर्ट वो होते हैं जो लगभग 14 मीटर से ज्यादा जिनकी गहराई आपको देखने को मिलती है। और जो डीप वाटर पोर्ट होते हैं वहां पर बड़े जहाजों को डॉक किया जा सकता है, यानी कि बड़े जहाज पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े बंदरगाहों से बहुत ज्यादा माल एक बार में लेकर आने वाले बड़े जहाज हैं उनको आप वहां पर खड़ा कर सकते हैं, डॉक कर सकते हैं। क्योंकि जितना बड़ा जहाज होगा उसको गहराई भी उतनी ज्यादा पानी की वहां पर चाहिए होगी। तो ऐसे में यहां पर ये एक डीप वाटर पोर्ट है। और भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि पहला डीप वाटर पोर्ट है। भारत में कई मेजर पोर्ट ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी डीप वाटर पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह ये भी एक ऑल वेदर डीप वाटर पोर्ट आपको देखने को मिलता है। और ये आपको नियर जो दहानू तालुका है उसमें आपको आता हुआ देखने को मिलता है, उसके पास आपको पड़ता हुआ ये वधावन प्रोजेक्ट यहां पर आपको देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जिस दिन ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा, जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, तो ये दुनिया के 10 बड़े बंदरगाहों में से एक यहां पर शामिल हो जाएगा। तो भारत जो है दुनिया के 10 बड़े बंदरगाहों में से एक भारत का भी बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा। और अभी तक सोचने वाली बात है, भारत एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा देश है, इतने ज्यादा भारत के अंदर आबादी के लिए आयात निर्यात होता है, लेकिन फिर भी भारत का कोई भी पोर्ट, कोई भी बंदरगाह इस समय आपको टॉप 10 की लिस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहां पर आप लिस्ट को देखें, ये आप देख सकते हैं, इससे आपको एक प्रीलिम का भी फैक्ट यहां पर मिलता है, प्रीलिम से जुड़ा हुआ, क्योंकि पेपर के अंदर पूछ सकता है। अगर आप देखेंगे 1 से 10 तक की रैंक को, तो आपको कहीं पर भी भारत का पोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक भी भारत का पोर्ट टॉप 10 की रैंक के अंदर कैटेगरी में नहीं मिलता है। और जहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर चाइना आपको डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। आपको हर जगह चाइना ही चाइना यहां पर नजर आएगा। और चाइना के लगभग आप देख सकते हैं 5 पोर्ट आपको यहां पर देखने को मिलते हैं टॉप 10 के अंदर। इसके अलावा सेकंड नंबर पर आपको सिंगापुर का भी पोर्ट देखने को मिलता है। और अगर आप ओवरऑल लिस्ट को देखेंगे तो एशियन बंदरगाह जो है वो ज्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं। इवन साउथ कोरिया आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, हांगकांग, साउथ कोरिया आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यूरोपियन पोर्ट की जहां तक बात है तो सिर्फ एक नेदरलैंड्स आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो इस लिस्ट के अंदर भारत भी शामिल हो जाएगा जब वधावन प्रोजेक्ट यहां पर बनकर तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, यहां पर वधावन प्रोजेक्ट जो होगा वो भारत का फिर सबसे बड़ा बंदरगाह बनकर यहां पर तैयार होगा। और ऐसे में अगर बात करें तो अभी आप देख सकते हैं भारत के अंदर 12 मेजर पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। इनको याद रखेंगे, ये पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मुर्मागांव, ठीक है, उसके अलावा मंगलोर, कोची, इधर से तूतीकोरिन, एन्नौर जो है इसको वीओसी पोर्ट यानी कि वीओ चिदम्बरम पोर्ट भी इसको कहा जाता है, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता, ये सभी 12 मेजर पोर्ट्स है भारत के अंदर। यानी कि भारत का जो मेजर व्यापार है वो इन्हीं बंदरगाहों से होता हुआ आपको नजर आता है। जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है वो होता है यहां से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से। लगभग पूरे भारत का 55% जो कंटेनर हैंडलिंग है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट करता है। और ऐसे में अब यहां पर वधावन प्रोजेक्ट जो बनकर तैयार होगा
ये एक बहुत ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और भारत की कैपेसिटी बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ा देगा। अब अगर बात करें ये प्रोजेक्ट डेवलप कैसे हो रहा है, तो कहता है ये जॉइंट वेंचर के फॉर्म में डेवलप हो रहा है, जिसके अंदर आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और साथ में आपको यहां पर देखने को मिलेगा महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड जो है, ये साथ में मिलकर इस बंदरगाह को डेवलप कर रहे हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो 74% आपको स्टेक जो है वो देखने को मिलेगा कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के पास मिलेगा और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के पास 26% का स्टेक यानी कि शेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहां पर इस पूरे बंदरगाह के अंदर आपको देखने को मिलेगा 9 कंटेनर टर्मिनल्स होंगे। इस पूरे बंदरगाह के अंदर 9 टर्मिनल बनेंगे, ठीक है, और हर एक टर्मिनल 1000 मीटर लंबा होगा। 1000 मीटर मतलब आप समझ रहे हैं 1 किलोमीटर लंबा हर एक यहां पर टर्मिनल होगा। तो आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा इसकी कैपेसिटी होगी, बहुत भारी मात्रा में यहां पर कंटेनर वाले जहाज आ सकते हैं, कार्गो उतारना और चढ़ाना यहां पर हो सकता है। अब अगर बात करें इस पूरे बंदरगाह की सिग्निफिकेंस यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, तो अगर यहां पर देखें तो कहता है कि भारत की जो अभी कंटेनर कैरिंग जो कैपेसिटी है, भारत की जो अभी कंटेनर कैरिंग कैपेसिटी है, जिसके अंदर आपको मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स सभी को आप मिला लेंगे तो ये 20 मिलियन टीईयूज बनती है। टीईयूज का मतलब होता है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स। ये 20 फुट शब्द कहां से आया दोस्तों? जो एक कंटेनर होता है जिससे माल ले जाया जाता है, उस कंटेनर का एक एवरेज जो कंटेनर का साइज होता है वो 20 फुट का आपको देखने को मिलेगा, उसकी लेंथ होती है 20 फुट, ठीक है। अब ऐसे में अगर बात करें तो उसके आधार पर यहां पर एक स्पेस को या फिर एक कैपेसिटी को बंदरगाह की नापा जाता है। तो ऐसे में अगर भारत के सभी बंदरगाहों को मिलाएं तो 20 मिलियन टीईयूज की आपको कैपेसिटी देखने को मिलती है। उसके अलावा वधावन पोर्ट जो यहां पर आएगा, उसकी वजह से यहां पर आपको 23.2 मिलियन टीईयूज की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी कि ऑलमोस्ट यहां पर भारत की जो कैपेसिटी है कंटेनर्स के मामले में वो यहां पर आपको डबल होती हुई नजर आती है। तो ये बहुत ज्यादा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें, इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है, और क्योंकि भारत ने पिछले कुछ समय के अंदर नए जो जियोपॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर भारत ने हिस्सा लिया है, भारत उसमें पार्टिसिपेट करा है। जैसे कि अगर बात करें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रेड कॉरिडोर है यानी कि INSTC, भारत इसका भी हिस्सा बना है। इसके अलावा अभी हाल ही में भारत इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का भी हिस्सा बना है, जिसको IMEC कहा जाता है। अब यहां पर अगर INSTC की बात करें तो इसकी कनेक्टिविटी भी भारत की आपको देखने को मिलेगा कि सेंट्रल एशिया से और यूरोप से आपको देखने को मिलेगा होती हुई, ठीक है, सेंट्रल एशिया के थ्रू यूरोप में यहां पर एंट्री भारत को मिलेगी। अब ऐसे में ये बंदरगाह जो है, क्योंकि जब भारत नई जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट से जुड़ेगा तो भारत के अंदर कंटेनर्स का ट्रैफिक भी बढ़ेगा, ज्यादा माल आएगा जाएगा, तो नए बढ़ते व्यापार के लिए और इन प्रोजेक्ट्स में शामिल होने के लिए भारत को अपने बंदरगाहों को भी अपग्रेड करने की जरूरत है। तो ऐसे में ये प्रोजेक्ट जो है, इस पूरे जियोपॉलिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव है, इसके अंदर भी भारत को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर यहां पर लाकर रखेगा। अगर बात करें यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, यहां पर भी आप देखेंगे कि भारत का जो एक्सेस है वो यूरोप को यहां से मिलता है, ठीक है, यूरोप का भारत को एक्सेस मिलता है। तो ऐसे में दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स का भारत हिस्सा है। तो ऐसे में बढ़ता जो ट्रैफिक होगा उसके लिए आपके पास बंदरगाह भी बड़े होने चाहिए, तभी आप इन रीजनल इन ग्रुपिंग्स का आप फायदा उठा पाएंगे, इन ट्रेड जो कॉरिडोर्स बने हैं इनका आप फायदा यहां पर उठा पाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगर बात करें यहां पर, जब आप कभी इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो एक कंफ्यूजन सी आपको कभी देखने को मिल सकती है, और वो है कि भारत का लार्जेस्ट बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जब आप ढूंढेंगे तो कहीं पर आपको तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मिलेगा JNPT, या फिर कहीं पर आपको मुंद्रा पोर्ट मिल सकता है। अब ये कंफ्यूजन क्यों है, तो यहां पर देखते हैं। अगर ओवरऑल यहां पर कंटेनर कैपेसिटी की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू आपको सबसे ऊपर देखने को मिलता है। तो ये है कंटेनर कैपेसिटी के मामले में रैंक, जवाहरलाल नेहरू सबसे ऊपर है। लेकिन कई कई जगह पर आपको जो मुंद्रा पोर्ट है, अडानी का जो मुंद्रा पोर्ट है जो कि एक प्राइवेट पोर्ट है, ये आपको नंबर 1 पर भारत में देखने को मिलता है। अब इसका कारण क्या है, तो ये चीज समझ लेते हैं, आपकी कंफ्यूजन फिर दूर हो जाएगी। अगर बात करें यहां पर तो दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, पेपर में भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि सरकार काफी ज्यादा फोकस कर रही है बंदरगाह के थ्रू होने वाले व्यापार पे। उसके अलावा जो इनलैंड वाटरवेज हैं, यानी कि भारत के अंदर जो नदियां हैं उनके थ्रू भी व्यापार को बढ़ावा देने की भारत सरकार जो है कोशिश कर रही है पिछले 10 सालों से। तो ऐसे में अगर बात करें यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होनी चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। अगर यहां पर बात करें तो दो शब्द आपको मिलते हैं, एक है कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी और एक है ओवरऑल कार्गो थ्रूपुट।
ये दोनों शब्द क्या है? कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी का मतलब है कि एक बंदरगाह पर एक समय के अंदर कितने कंटेनर वहां पर आ सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर गिवन एक टाइम में, ठीक है, कितने वहां पर रखे जा सकते हैं। ये बिल्कुल उस तरह से है कि आप एक पार्किंग के अंदर कितनी गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं, ठीक है, एक समय में। इसके अलावा दूसरा जो शब्द है कार्गो थ्रूपुट, ये बताता है कि एक पर्टिकुलर समय में किसी बंदरगाह से कितने जो कंटेनर्स हैं उनका आयात निर्यात हुआ है। यानी कि उस तरह से है कि पार्किंग के अंदर एक समय के अंदर कितनी गाड़ियां वहां से आई और गई। ऐसे में अगर बात करें तो जो कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी है, ये आपको बताता है किसी बंदरगाह की कैपेसिटी कितनी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितना बड़ा वो बंदरगाह है। वहीं पर जो कार्गो थ्रूपुट है, ये बताता है कि कोई बंदरगाह कितना ज्यादा एफिशिएंट है, वहां पर किस एक समय के अंदर गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वहां से कितने कंटेनर आए और कितने वहां से गए। यानी कि ये बताता है कि वो पोर्ट, वो बंदरगाह कितना ज्यादा एफिशिएंट है। अब अगर बात करें यहां पर कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी के मामले में, तो आपको देखने को मिलेगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, ये आपको टॉप पर भारत का बड़ा पोर्ट बंदरगाह आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें कार्गो थ्रूपुट के मामले में, यानी कि एफिशिएंसी के मामले में, तो फिर आपको मुंद्रा पोर्ट, जो कि एक प्राइवेट पोर्ट है अडानी का, अडानी ग्रुप का, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे में आपको, मेरे ख्याल से अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी को जब आप देखेंगे तो आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बड़ा दिखेगा, और वहीं पर कार्गो थ्रूपुट को देखेंगे ओवरऑल एफिशिएंसी के हिसाब से, तो आपको मुंद्रा पोर्ट वहां पर बड़ा होता हुआ नजर आता है। अब अगर बात करें दोस्तों, यहां पर एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज निकलकर अभी सामने आई है, एक और भारत के बंदरगाहों के लिए बहुत ज्यादा एक आप कह सकते हैं प्राउड का मोमेंट है, और यह बताता है कि लगातार इस सेक्टर के अंदर यहां पर रिफॉर्म हो रहे हैं, और यहां पर भारत की जो ट्रेजेक्ट्री है वो काफी पॉजिटिव आपको देखने को मिलती है। दरअसल वर्ल्ड बैंक एक इंडेक्स निकालता है जिसका नाम है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, और अभी एक दिन पहले यह इंडेक्स निकाला गया है 2023 के डेटा के आधार पर। यानी कि 2023 की रैंकिंग यहां पर बताई गई है 2023 के डेटा के आधार पर। वर्ल्ड बैंक का यह इंडेक्स है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड बैंक की जहां पर जिस भी इंडेक्स में, रिपोर्ट में इन्वॉल्वमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे में इस कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 20 बंदरगाहों के अंदर, दुनिया के टॉप 20 बंदरगाहों के अंदर आपको देखने को मिलेगा भारत का कोई बंदरगाह शामिल हुआ है। और ये जो इंडेक्स बनाया जाता है, इसके अंदर बेसिकली ये देखा जाता है कि एक पोर्ट जो है वो कितना एफिशिएंट है, एक बंदरगाह पर माल का आयात निर्यात जो होता है वो कितना ज्यादा एफिशिएंट है, कितना यहां पर हैसल फ्री है, कितना यहां पर कोई समस्या नहीं होती है। तो यहां पर विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो भारत का पहला ऐसा बंदरगाह बना है, वो भी सरकारी बंदरगाह है, जो कि टॉप 20 पोर्ट्स के अंदर बंदरगाह में पूरी दुनिया में शामिल हुआ है इस इंडेक्स के मुताबिक। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको यहां पर अडानी ओन्ड मुंद्रा पोर्ट जो है ये भी 27वें नंबर पर आपको देखने को यहां पर मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें ओवरऑल, तो टॉप 100 में भारत के 9 बंदरगाह शामिल हुए हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। इसका मतलब भारत का जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर लगातार बदलाव हो रहे हैं, सुधार हो रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में सरकार ने कई यहां पर इनिशिएटिव लिए हैं इस पूरे एरिया के अंदर ओवरऑल रिफॉर्म करने के लिए, और उसी का नतीजा है दोस्तों कि यहां पर टॉप जो 100 पोर्ट हैं, 100 बंदरगाह हैं, उसमें भारत के 9 बंदरगाह शामिल हुए हैं, जिसमें 20 में भी पहली बार यहां पर शामिल हुआ है। अब अगर यहां पर देखेंगे भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है उसकी रैंकिंग कितनी है, तो जवाहरलाल नेहरू की रैंकिंग आपको 96 पे देखने को मिलेगी। ये जो रैंकिंग है, जैसा मैंने बताया, ये एफिशिएंसी के मामले में यहां पर आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे में अगर बात करें, ये इंडेक्स को आप यहां पर याद रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हमने बात करी कि सरकार कई कदम उठा रही है रिफॉर्म करने के लिए पिछले कई सालों से बंदरगाह की इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की जहां तक बात है। जैसे एक आपको मिलेगा सागरमाला प्रोजेक्ट। तो सागरमाला प्रोजेक्ट जो है सरकार उसका भी इस्तेमाल कर रही है, पोर्ट जो है उनको मॉडर्नाइज कर रही है, पोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ा रही है, उन वहां पर जो आयात निर्यात में लगने वाला टाइम है उसको लगातार कम करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है कि भारत के अंदर लगातार यहां पर जो टर्न अराउंड टाइम है वो यहां पर कम होता गया है। ये टर्न अराउंड टाइम क्या होता है दोस्तों? कोई भी कंटेनर या जहाज भारत में आता है बंदरगाह पर, उसका माल उतरेगा और चढ़ेगा, इसमें पूरे में कितना टाइम लगेगा और फिर वो वापस चला जाएगा, इसको कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो अगर बात करें भारत का टर्न अराउंड टाइम 1991 में 8 दिन का हुआ करता था। सोचिए 8 दिन पहले, मतलब 8 दिन लगते थे लगभग। एक जहाज अगर भारत में आता था उसका माल उतारने और चढ़ाने में लगभग 8 दिन लगते थे।
तो ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं इनएफिशिएंसी को दर्शाता है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे धीरे धीरे लगातार ये जो समय है ये कम होता गया है, ठीक है, धीरे धीरे अगर आप देखेंगे लगातार ये समय कम होता गया, यानी कि सरकारें, सभी प्रकार की सरकारें यहां पर कदम उठा रही थी बंदरगाह के जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने की। और अब भारत का जो टर्न अराउंड टाइम है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से वो आपको लगभग 2.22 डेज पर देखने को मिलता है। 2022 का जो लेटेस्ट डेटा यहां पर मौजूद है। तो अब भारत का जो टर्न अराउंड टाइम है बंदरगाहों का वो 2 दिन से थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, और अभी इसको जरूरत है और कम करने की, क्योंकि आपको कई बंदरगाह ऐसे देखने को मिलेंगे पूरी दुनिया में, जैसे कि चाइना के बंदरगाह हैं, सिंगापुर है, ये सारे बंदरगाह जो है इनमें लगभग 1 दिन से ज्यादा या उससे कम ही टाइम लगता है। 1 दिन के आसपास का टाइम ऐसे बंदरगाहों पर लगता है माल को उतारने में और चढ़ाने में। तो आप कह सकते हैं कि उन बंदरगाहों पर ट्रैफिक भी ज्यादा है, इसके बावजूद उन बंदरगाहों पर एफिशिएंसी ज्यादा है। सेम हमें भारत में करना होगा कि व्यापार बढ़ेगा तो यहां पर भीड़ भी बढ़ेगी जहाजों की, लेकिन एफिशिएंसी भी हमें बढ़ानी होगी। तो आप देख सकते हैं भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हम यहां पर पढ़ रहे हैं। डायरेक्टली दोस्तों पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है भाई, एयर अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे कि अगर बात करें आप वाटरवेज हैं, रेलवेज हैं, रोडवेज है और एयरवेज है, ये 4 तरह के आपको ट्रैवल करने के तरीके भारत के अंदर देखने को मिलेंगे, किसी भी देश में मिलेंगे, और इन्हीं से व्यापार भी होता है, इन्हीं से सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज होती है। और ऐसे में जो वाटर के थ्रू मूवमेंट है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब दोस्तों जैसा कि हमने बात की है कि सरकार लगातार यहां पर रिफॉर्म्स लाकर एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रही है बंदरगाहों को। इसी पहल में यहां पर, इसी कड़ी में यहां पर सरकार 2021 के अंदर एक एक्ट लेकर आई थी जिसका नाम था द मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 2021। और ये जो एक्ट है ये भारत के जो बंदरगाह हैं, ठीक है, जो मेजर पोर्ट्स हैं, उनके जो ट्रस्ट बने होते हैं उनको काफी ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराता है, ताकि उनके जो रिफॉर्म्स वहां पर हैं उसको आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सके। वहां पर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज किया जा सके, टर्न अराउंड टाइम को कम किया जा सके, इस तरह की चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ऐसे में यहां पर बंदरगाहों को काफी ऑटोनॉमी दी गई। जो बंदरगाहों के ट्रस्ट बने हुए हैं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है उसको काफी ऑटोनॉमी दी गई, और यहां पर इस कानून के तहत ये डिसाइड किया गया कि यहां पर लैंडलॉर्ड, ठीक है, लैंडलॉर्ड मॉडल के आधार पर बंदरगाहों को मॉडर्नाइज और डेवलप किया जाएगा। लैंडलॉर्ड मॉडल क्या होता है? लैंडलॉर्ड मॉडल के तहत जो सरकार होती है वो उस बंदरगाह की और उस एरिया की मालिक होती है, और ऑपरेशंस जो है वो प्राइवेट प्लेयर को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो सरकार कुल मिलाकर वहां पर मालिक तो होती है एरिया की, लेकिन बस चीजों को सुपरवाइज करती है, और असली में जो ऑपरेशंस होते हैं वो प्राइवेट एंटिटीज के पास वहां पर होते हैं। और ऐसे में यहां पर बंदरगाहों को मॉडर्नाइज करना और उनको ऑटोनॉमी देने का काम यहां पर इस एक्ट के थ्रू यहां पर किया गया है। इसके अलावा जो पोर्ट ट्रस्ट हैं वो क्या कर सकते हैं, वो बिना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के भी लोन वगैरह उठा सकते हैं, लोन ले सकते हैं, और ऐसे में बंदरगाहों को डेवलप कर सकते हैं। इस एक्ट के बारे में खुद थोड़ा और पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट है भारत के जो बंदरगाह हैं उनके गवर्नेंस को रिफॉर्म करने में, ठीक है। ये ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराता है कई सारे जो पोर्ट ट्रस्ट हैं, और इसके बारे में जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। थोड़े बहुत आप खुद से यहाँ पर इसको सर्च करके जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब अगर दोस्तों यहां पर बात करें तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बताएंगे, पेपर में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, और ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड भी आपको देता है, ठीक है। यूपीएससी को कीवर्ड्स बहुत पसंद है, एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपको बनाकर दे सकता है। कहता है मॉडल कंसेशन अग्रीमेंट्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिनसे मॉडल कंसेशन अग्रीमेंट आपको रिलेट होता हुआ नजर आता है। तो मॉडल कंसेशन अग्रीमेंट इनमें से किससे रिलेट होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब जरूर देंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको नोट कर लेंगे, और ये क्या होता है इसको सर्च कर भी जरूर पढ़ेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर आपके लिए अनअकैडमी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर लेकर आया है। साथ में आपको यहां पर पता चलेगा कि किस प्रकार से बेसिक और जीरो से फाउंडेशन आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको यहां पर बाइलिंगुअल मंजिल बैच मिलता है, आपको यहां पर इंग्लिश मीडियम का अचीवर्स बैच मिलता है, साथ में आपको हिंदी मीडियम का लक्ष्य बैच देखने को मिलता है। ये तीनों ही बैच जीरो से और बिल्कुल फाउंडेशन से आपको बेसिक से चीजों की तैयारी करवाते हैं। आपके सभी सब्जेक्ट्स पर यहां पर काम होगा, आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलेगी,
लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस का कंप्लीट एक्सेस मिलेगा, जितना मर्जी आप वीडियोस देखिए। साथ में यहां पर दोस्तों ये जो कोर्स है ये आपको 24,999 में मिलता है, यानी कि सिर्फ 25,000 रुपए में आप 2025 की तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का आपको फ्री एक्सेस मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं दोस्तों। कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर बात करें यहां पर 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वैसे तो 2 साल दूर है, लेकिन यहां पर यूपीएससी के सिलेबस को पढ़ने में दोस्तों लगभग 1.5 साल तो लग ही जाता है। अगर आप विद ऑप्शनल यहां पर बात करें तो 1.5 साल लगभग आपको आराम से 16-17 महीने तो आपको चाहिए अगर आपको यूपीएससी की तैयारी सही से करनी है। इसीलिए यहां पर 2026 का बैच लॉन्च हो चुका है, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। आपको यहां पर भी मेंटोरशिप मिलेगी, 1-on-1 प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल, सारी चीजें मिलेगी दोस्तों। लेकिन कोड लगाना होगा SMK लाइव, आप इसके अंदर एनरोल कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जिन भी दोस्तों का आपकी जानकारी में प्री क्वालिफाई हुआ है या फिर अगर आपका हो रहा है तो आप यहां पर 2024 की मेंस की तैयारी भी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। यहां पर क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम आपको देखने को मिलता है, जहां पर आपको टेस्ट इवैल्यूएशन होंगे, आपकी टेस्ट सीरीज होगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, रिवीजन मटेरियल आपको दिए जाएंगे। ये सिर्फ 9,999 के अंदर आपको देखने को मिलता है, यानी कि सिर्फ 10,000 रुपए के आसपास आपको एक कोर्स देखने को मिलता है। और इसके अंदर आपको सिर्फ आंसर राइटिंग ही नहीं करवाई जाएगी, इवैल्यूएशन होगा, फीडबैक होगा, रिवीजन मटेरियल, बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं दोस्तों। कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है, अगर आपको इसके अंदर एनरोल करना है। और साथ में जो हमारा आइकॉनिक यहां पर बैचेस हैं उनके अंदर नए फीचर्स यहां पर ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि क्विक रिवीजन मॉड्यूल आपको मिलेगा, AI बेस्ड आंसर इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें मिलेंगी। और पुराने फीचर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो नए फीचर्स भी अब आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगर बात करें ऑप्शनल्स की तो सभी प्रकार के ऑप्शनल अनअकैडमी पर आपको देखने को मिलते हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे PSIR हो, सोशियोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, यानी कि साइंटिफिक और नॉन साइंस दोनों ही ऑप्शनल आपको मिलते हैं। कोड लगाना होगा दोस्तों बस SMK लाइव, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए, और दोस्तों ये थी पूरी वीडियो जो कि भारत के एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से तो जुड़ी हुई है, बल्कि भारत के एक बहुत बड़े सेक्टर से भी जुड़ी हुई है। और आई होप आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।